हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल चैंपियंस एसएससी। आज हम जीके बैच का लेक्चर 20 करने वाले हैं। बैच को शुरू करने से पहले इस बैच के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। इसमें बुलेट पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसे हम थोड़ा फास्ट करेंगे। तो आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ने वाला है। जैसे हमने 1857 रिवॉल्ट में देखा था कि मेन रिवॉल्ट से पहले बहुत सारे छोटे छोटे रिवॉल्ट चालू हुए थे, उसी टाइप से आईएनसी भी बनी, या इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। क्योंकि मतलब इसका मेन रीज़न तो यही था कि मतलब लोगों को अपनी एक पॉलिटिकल एंटिटी चाहिए थी, ठीक है, जिससे कि वो अपनी आवाज़ पॉलिटिकली रेज कर पाए, ठीक है, एकजुट होकर अपनी आवाज़ रेज कर पाए मेन उसके पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, ठीक है। तो हम पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले जो एसोसिएशन बनी थी उसे देखने वाले आज, ठीक है। तो एसोसिएशन कुछ ज़्यादा नहीं है, तो हम ये सिर्फ जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही एसोसिएशन देखने वाले हैं। ये कुल 6 या 7 एसोसिएशन है, ये हम देख लेते हैं। और इनमें हमें कुछ खास ज़्यादा याद भी नहीं करना है, बस नाम और डेट याद रखना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और किसके द्वारा ये फाउंड की गई है, और कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं, इंपॉर्टेंट बस यही है इसमें, ठीक है। तो पहली एसोसिएशन कौन सी है? बंग भाषक प्रकाशक सभा, ठीक है। इसे 1836 में बनाया गया, किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय का एसोसिएट्स के द्वारा, ठीक है। एसोसिएट्स का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट या फिर उसके जो पाथ है उसी को फॉलो करने वाले, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में हमने कल क्या क्या देखा था। इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है, ठीक है। इनने वेद और उपनिषद को बंगाली में ट्रांसलेट किया था। इनने बुक्स लिखी थी, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, परसेप्ट ऑफ जीसस, संबत कामुड़ी, और एक और लिखी थी, ठीक है। और इनने क्या बोलते हैं, अकबर टू का टाइटल मिला था, अकबर टू ने इन्हें टाइटल दिया था राजा का, ठीक है। और इन्हें डेविड हेयर के साथ मिलके, ठीक है, डेविड हेयर के साथ मिलके एक कॉलेज स्टार्ट किया था। क्या नाम था उस कॉलेज का? हिंदू कॉलेज, ठीक है। हिंदू कॉलेज स्टार्ट किया था कब? 1817 में। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत चांसेस इसके। अब आपको बताना है स्टार्ट कहाँ किया था। इसका हिंट मैं देता हूँ, सी से उस जगह का नाम है जहाँ पे स्टार्ट किया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला जो एंटिटी आती है, मतलब एसोसिएशन, वो है इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। ये 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनने बुक भी लिखी थी, कौन सी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसी में इनने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात की, ड्रेन थ्योरी के बारे में बात की थी, ठीक है। जिस थ्योरी में क्या बताया इनने, दादा भाई नौरोजी ने, इनने बताया कि कैसे ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया की पूरी वेल्थ को लूटा है, ठीक है। तो ये ड्रेन थ्योरी की बात की गई है। तो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि ड्रेन थ्योरी, ठीक है, कि ड्रेन थ्योरी किसमें, ड्रेन थ्योरी की बात किसमें की गई है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, ठीक है, जो कि किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है। इनके बारे में आपको एक और चीज़, मतलब वैसे तो और भी चीज़ याद रखनी है, तो एक और चीज़ मेन इंपॉर्टेंट क्या रखना है, ये फर्स्ट ऐसे इंडियन थे जो ब्रिटिश एमपी बने थे, ठीक है। ब्रिटिश एमपी, एमपी का क्या मतलब होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रिटिश एमपी थे ये इंडियन, फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश एमपी थे, या इंडियन भी लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश एमपी थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये पारसी कम्युनिटी से थे, ठीक है। तो इनने एक पारसी न्यूज़पेपर भी चालू किया था, उसका क्या नाम था? रस्त गुफ्तार, ठीक है, न्यूज़, रस्त गुफ्तार, इनने न्यूज़पेपर चालू किया था। याद रखना है आपको, ठीक है। और इन्हीं ने सबसे पहली अनऑफिशियल पॉवर्टी लाइन भी दी थी, पॉवर्टी लाइन, ठीक है। पॉवर्टी लाइन भी इन्हीं ने दी थी, अनऑफिशियल थी, ऑफिशियल पर आपसे अनऑफिशियल नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा पॉवर्टी लाइन सबसे पहले किसने दी, तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और अगले एसोसिएशन की बात, अगले एसोसिएशन को देखते हैं। तो वो फॉर्म होती है पूर्ण सार्वजनिक सभा, जो कि 1870 में NG रनाडे के द्वारा स्थापित की गई, ठीक है। उसके बाद कौन सी आई? इंडियन लीग, जो कि 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्टार्ट की गई, ठीक है। और आगे देखते हैं। आगे आता है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है। इसे 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्टार्ट किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये दोनों वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स भी रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स भी थे ये। कौन?
सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, अगली एसोसिएशन को देखते हैं, वो कौन सी है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसे 1885 में स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बहरुद्दीन त्याबजी के द्वारा। आप तीनों याद नहीं करना है आपको, हाँ मतलब तीनों याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई सा भी पूछ सकता है किसने स्टार्ट किया, पर तीनों नाम एक साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला आता है मद्रास महाजन सभा। ठीक है, जिसे 1884 में पनपक्कम आनंद चरलू के द्वारा स्टार्ट किया गया। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें 3 फाउंडर हुआ करते थे। ठीक है, पर मैंने एक ही लिखा है क्योंकि यही मेन थे। ठीक है, आपसे पूछेगा तो इन्हीं को पूछेगा, वैसे तो पूछेगा नहीं क्योंकि 3 फाउंडर थे, जैसे ये 3 है तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का भी नहीं पूछेगा, पर फिर भी पूछ ले तो इन्हीं का नाम पूछेगा, इसलिए यही लिखा है मैंने। ठीक है, तो सारे हमने कवर कर लिया जितने भी क्या बोलता है इनसे पहले हुए थे एसोसिएशन कांग्रेस से पहले। तो अब आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये किसके द्वारा फॉर्मेट की गई? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। ठीक है, उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन हुआ करता था? लॉर्ड डफरिन। ऑक्टेवियन ह्यूम ये कौन था? ये था ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो बर्ड्स पे स्टडी करते हैं। ठीक है, बर्ड्स, जो बर्ड्स पे स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट। इसीलिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या फिर A.O. ह्यूम, यही आपको नाम हर जगह देखने के लिए मिलेगा, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ। ठीक है, कहाँ? और इसका फर्स्ट सेशन कहाँ पे रखा गया? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, जो कि बॉम्बे में है, और इसे 72 डेलीगेट्स ने क्या बोलते हैं अटेंड किया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहाँ? बॉम्बे में। बॉम्बे भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, और इसको कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया? 72 डेलीगेट्स ने। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आप फॉर्मेशन की डेट भी पूछ सकते हैं आपसे, तो ये कब फॉर्मेशन उसका? 28 दिसंबर 1885। ठीक है, और किसके द्वारा फॉर्मेशन हुआ? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। डफरिन को अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन से? जो कांग्रेस के फॉर्मेशन के पहले एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये कौन था? इसका रीन आपको याद नहीं रखना है, फिर भी याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। 1828 से 1835 तक इसका रीन रहा, मतलब ये इंडिया में एज अ गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, ये पहला जो गवर्नर जनरल हुआ करता था इंडिया का, और लास्ट गवर्नर जनरल हुआ करता था बंगाल का। क्यों? क्योंकि 1883 में, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, 1883 में एक एक्ट आया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था, जिससे क्या मतलब हुआ था? ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, उसे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। 1883 में एक एक्ट आया था उससे। ठीक है, तो यही लास्ट बंगाल का गवर्नर जनरल रहा और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहा? विलियम बेंटिक। ठीक है, और इससे पहले 1773 के अराउंड, ठीक है, एक एक्ट आया था जिसमें क्या लिखा था, यहाँ लिख देता हूँ, 1773 में एक एक्ट आया था जिसमें क्या लिखा था? गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएगा। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इस टाइम पे कौन एग्जिस्ट करता था, कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो यही है कौन? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विलियम बेंटिक। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? विलियम बेंटिक। ठीक है, तो इसने और भी कुछ कुछ काम किए, वो हम देख लेते हैं। इसने सती एबॉलिश किया। अच्छा, ये एबॉलिश से मैंने आपको बताया था कि ये लोग ने बस एक्ट पास किया। ठीक है, मेन जो काम किया था वो किसने किया था? जो इनको बहुत प्रोवोक किया था, मेन एफर्ट्स किसने दिखाए थे? जैसे सती में किसने दिखाया था? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, राजा, अच्छा ये तो हमने दिखाया था ना, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो इनने सती एबॉलिश किया था राजा राम मोहन रॉय में, जिसके मेन एफर्ट्स थे। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि सती किसने एबॉलिश किया,
उसमें आपको इनका नाम नहीं आएगा विलियम बेंटिक का, इनका नाम आएगा राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, तो ये राजा राम मोहन रॉय आपको मैंने याद रखना है। और इसने सर्किट कोर्ट्स जो थे इसी के टाइम पे अबॉलिश किए गए थे। सर्किट कोर्ट्स क्या हुआ करते थे, जैसे आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं ना, तो उसी टाइम पे आज छोटे छोटे कोर्ट्स बनाए गए थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो उन्हें सर्किट कोर्ट्स कहा जाता था। मतलब वो मोस्टली वर्नाकुलर चीज़ों में एक्ट करते थे, तो उन्हें एबॉलिश कर दिया था। किसने? विलियम बेंटिक ने। ठीक है, अब अगला जो आता है गवर्नर जनरल, वो आता है मेटकैफ। इसके बारे में कुछ खास आपको याद रखना नहीं है, बस इसका रिंग याद कर लिए 1835 से 1836। और इसे लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से जाना जाता है। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस का मतलब क्या? उस टाइम पे इंडियन प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। इंडियन प्रेस मतलब जो भी न्यूज़पेपर पब्लिशर्स थे ना, क्योंकि उस टाइम वीडियो तो होता नहीं था, तो जितना भी न्यूज़पेपर पब्लिशर हुआ करते थे उन पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे कि मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ होगा नहीं वगैरह वगैरह। तो इन्हें थोड़ा लिबरेट कर दिया था, थोड़ी आज़ादी दे दी थी कि मतलब इनके खिलाफ क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, छाप सकते हो और क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो आपको इसमें गैप दिख रहा होगा, ठीक है, मेटकैफ और डलहौजी के बीच में, तो इसके टाइम पे हुआ करता था एक ऑकलैंड। ठीक है, यही लिखूंगा मैं, एक ऑकलैंड हुआ करता था। ये कुछ खास इसके टाइम पे हुआ नहीं, इसके टाइम पे बस इंडो अफगान वॉर हुआ था। ठीक है, इसके टाइम पे फर्स्ट इंडो अफगान वॉर लिख देता हूँ, इंडो अफगान वॉर। ठीक है, फर्स्ट इंडो अफगान वॉर इसी के टाइम पे हुआ था, ऑकलैंड के टाइम पे, और कुछ खास हुआ नहीं था, इसलिए मैंने लिखा नहीं। खैर, आगे देखते हैं। अब आता है डलहौजी, जिसका रेन कब से कब तक रहा है? 1848 से 1856 तक। ठीक है, इसने क्या किया? इसके टाइम पे क्या क्या हुआ था? इसके टाइम पे सबसे पहली गुड्स ट्रेन चालू की गई। कहाँ से कहाँ तक? गुड्स ट्रेन आपको पता होगा, जैसे मालगाड़ी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो पहली इंडिया में चालू की गई थी, जो कि कहाँ से कहाँ तक थी? ये हुआ करती थी बॉम्बे टू थाने। ठीक है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है, आपको पता होगा। बॉम्बे तो मुंबई हो गया, तो बॉम्बे टू थाने ये ट्रेन चलती थी। फर्स्ट ट्रेन आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ट्रेन जो थी वो इंडिया की, गुड्स नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा फर्स्ट ट्रेन वो कहाँ से कहाँ तक चलती थी बॉम्बे टू थाने। ठीक है, और कौन लाया था इसे? डलहौजी। ठीक है, और इसके टाइम पे क्या हुआ था? इसने पब्लिक वर्क्स, ये नहीं लिखा गया यहाँ पे, चलो पहले ये देख लेते हैं। डलहौजी के टाइम पे विडो रीमैरिज एक्ट भी पास हुआ। कब? 1856 में। ठीक है, और क्या किया? इसके टाइम पे एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी स्टार्ट किया गया। ठीक है, पब्लिक वर्क्स, इसके टाइम पे एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और क्या क्या करवाया गया? इसी के टाइम पर टेलीग्राफ लाइंस बिछाई गई, यहाँ पे वो भी नहीं लिखा। खैर, इसी के टाइम पे टेलीग्राफ लाइंस भी बिछाई गई। ठीक है, टेलीग्राफ आपको पता होगा क्या होता है। ठीक है, तो इसकी के टाइम पे टेलीग्राफ लाइंस बिछाई गई, और इसके टाइम पे बहुत सारे पोस्टल रिफॉर्म्स भी लाए गए, जैसे पोस्ट जो खत वगैरह लिखता है ना, उसके पॉलिसीज़ में। ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए इसी के टाइम पे, डलहौजी के टाइम पे, इसीलिए इसको पोस्टल रिफॉर्म्स के नाम से भी बहुत जाना जाता है। इसीलिए इसे पोस्टल रिफॉर्म्स मतलब, या फिर पोस्ट ऑफिस के मतलब उसमें रिफॉर्म लाने के लिए भी इसे डलहौजी को काफ़ी जाना जाता है। पोस्टल रिफॉर्म्स के लिए इसे जाना जाता है डलहौजी को। ठीक है, और इसी के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया, जिसमें इसने सबसे पहले क्या कैप्चर किया? सतारा। ठीक है, ये कब कैप्चर किया इसने? 1848 में। और इसी के टाइम पे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर भी हुआ। ठीक है, ये भी उसी टाइम पे हुआ, अराउंड 1848 टू 49 के बीच में, ये कल हमने देखा था। ठीक है, और वुड्स डिस्पैच भी इसी के टाइम पे आया है। वुड्स डिस्पैच क्या है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? इसमें बात की गई थी डाउनवर्ड, जैसे पहले बात की गई थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, पहले बात की गई थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन में क्या बताया गया था कि मतलब जितने भी अमीर लोग हैं उन्हें पढ़ा और उन्हें इंग्लिश पढ़ाओ। ठीक है, और जो गरीब लोग हैं वो अपने आप इंग्लिश पढ़ लेंगे। ठीक है, पर वुड डिस्पैच में क्या बात की गई? ये इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, इसे पूरा नलीफाई करके इसने वुड डिस्पैच में क्या स्टार्ट किया, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है, कि जो मतलब वर्नैकुलर में पढ़ाओ। ठीक है, गाँव में जितने भी लोग रहते हैं,
जो जितने छोटे बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश तो पढ़ा हुई, पर उन्हें वर्नाकुलर में पढ़ा। वर्नाकुलर का क्या मतलब होता है, उनके लोकल भाषा जो उनके गांव की है, उनकी मदर टंग, उसमें पढ़ा उन्हें, ठीक है। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में सबसे पहले बात कौन करता है, वुड्स डिस्पैच, ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से, ठीक है। और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के आपको याद रखना है, ये किससे हमें पता चलता है, मैकॉलेज मिनट, ठीक है, मैकॉलेज मिनट से हमें पता चलता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में। अब अगला जो गवर्नर जनरल आता है वो मायो, जिसने 1869 से 1872 तक इसका रीन रहा, ठीक है। इसके टाइम पे क्या क्या एस्टेब्लिश किया गया, इसके टाइम पे स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, इसी के टाइम पे, मायो के टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स और स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश, किसके रीन में इस्टेब्लिश किया गया, मायो के रीन में, ठीक है। लॉर्ड मायो इसे कहते हैं, पर चलो ठीक है। अगला जो गवर्नर जनरल आता है, ठीक है, वो कौन आता है, लिटन, ठीक है, जिसका कब से कब तक रीन रहा, 1876 से 1880 तक। इसके टाइम पे क्या क्या हुआ, इसके टाइम पे सेकंड एंग्लो अफगान वॉर लड़ी गई, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ, ठीक है, इंडियंस आर्म एक्ट पास हुआ, और पहला दिल्ली दरबार लगाया गया 1877 में, ठीक है। तो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर ये कब हुई थी, 1878 से 1880 के अराउंड, ठीक है, 1878 से 80 के अराउंड, ठीक है। और उसके बाद क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया वो, ठीक है। इसमें क्या था, मतलब जो भी प्रेस थी उसे वर्नाकुलर में ही पास होना चाहिए था, ठीक है। और इंडियन आर्म्स एक्ट जो लाया था, इसमें क्या बताया, इसमें क्या ये रूल्स थे, इसमें ये रूल्स थे कि जितने भी इंडियंस हैं वो वेपन्स नहीं रख सकते, वो कोई भी आर्म्स नहीं रख सकते। अगर उन्हें आर्म्स रखना है तो उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश का रूल चल रहा था, ठीक है। और इसमें ये सब रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इंडियंस पे थी, यूरोपियंस फ्रीली रख सकते थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, रिवॉल्ट वगैरह ज़्यादा चल रहा था, इसीलिए इंडियन आर्म एक्ट पास किया गया। और इस टाइम पे फर्स्ट दिल्ली दरबार, अच्छा ये दिल्ली दरबार हुआ क्या करता था, ये नई चीज़ इनने चालू की थी, ठीक है। ये दिल्ली दरबार स्टैब्लिश करते थे, यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा फंक्शन वगैरह करते थे, बहुत सारे हाथी राजा वगैरह आते थे, एक टाइप से मतलब जब राजा का कोरोनेशन होता था ना ब्रिटेन में, जब नया राजा आता था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, जैसे द्रौपदी मुर्मू है हमारी, ठीक है, प्रेसिडेंट, तो वैसे ही उनके यहाँ पे क्या होता है, मोनार्क होता है, मतलब राजा होता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट का काम करता है। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है, वैसे उनके यहाँ पे उनका भी प्रेसिडेंट का कुछ काम नहीं होता है। तो उनके यहाँ पे मोनार्क होता है। जब जब मोनार्क चेंज होता था उस टाइम पे, जब जब राजा चेंज होता था, तब तब दिल्ली दरबार स्टैब्लिश किया जाता था। टोटल 3 दिल्ली दरबार लाए गए, ठीक है। और ये पहला वाला तब लाया गया जब पूरी भुखमरी फैली थी इंडिया में, ठीक है, मतलब वो आ गया था, अकाल आ गया था, क्योंकि आपको एल नीनो हाइपोथेसिस, अच्छा वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। वो एक जियोग्राफिकल कंडीशन होती है जिससे हर 3 से 5 साल में इंडिया में वो आता ही है, ठीक है, भुखमरी वाला टाइम। खैर अब तो नहीं आता, अब तो मतलब ग्लोबल इतना लिंक हो गया है फूड चेन कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला दिल्ली दरबार 1877 में लगाया गया, ठीक है। और दूसरा कब लगाया गया, यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड कब लगाया गया, 1902 में, ठीक है, 1902 में। और थर्ड लगाया गया 1911 में, ठीक है। 3 टोटल हुए। और थर्ड वाले से आपको याद रखना है कि ये थर्ड दिल्ली दरबार था, इसी में कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल इस्टेब्लिश कर दी गई, कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दी, किसमें, थर्ड दिल्ली दरबार में, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला गवर्नर जनरल कौन आता है, रिपन, ठीक है। रिपन इन सब के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा मतलब गवर्नर जनरल रहा, जिसको कि 1880 से 1884 तक रहा। इसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस भी कहा जाता है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब ये जितने भी इसने म्यूनिसिपैलिटीज़ और ये ग्राम पंचायत वगैरह होते थे, ये सब इसी ने मतलब पहले कॉन्सेप्ट लाया, सबसे पहले कॉन्सेप्ट यही लेके आया, ठीक है। इसीलिए इसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस भी कहा जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मतलब ही होता है कि ये जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी होती है ना, इन सबको लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। ये फैक्ट्री एक्ट लाया कब, 1881 में। फैक्ट्री एक्ट में क्या था, फैक्ट्री एक्ट में ये मैंडेट कर दिया था, ठीक है, ये कंपलसरी कर दिया था कि इतने एज के बच्चे, ठीक है, मतलब चिल्ड्रंस जो थे, एक एज लिमिट के बाद ही फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, ठीक है, और इतना ज़्यादा ओवर टाइम नहीं करा सकते। तो वो सब इसने लाया था। और इसी के टाइम पे एक हंटर कमीशन भी आया था। हंटर कमीशन जो था वो एक एजुकेशन के ऊपर एक कमीशन हुआ करता था, ठीक है, इंडियन एजुकेशन के ऊपर, तो वो हंटर कमीशन आया था। और इल्बर्ट बिल इसने लॉन्च किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इल्बर्ट बिल पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि इल्बर्ट बिल में था क्या कि पहले क्या हुआ करता था कि मतलब जितने ब्रिटेन के लोग थे, ठीक है,
उनका ट्रायल्स इंडियंस के कोर्ट में नहीं हुआ करता था, ठीक है। इंडियन का अगर कोई भी इंडियन जज है तो वो यूरोपियंस का कभी भी ट्रायल नहीं कर सकता, ठीक है। और बाकी ये यूरोपियन जो है वो यूरोपियन का भी कर सकते हैं और इंडियंस का भी ट्रायल कर सकते हैं। ट्रायल करने का क्या मतलब कि उनकी पेशी करवा सकते हैं, उनको सजा दे सकते हैं, ठीक है। तो इंडियंस नहीं दे सकते पहले, तो इसलिए इसने क्या बोलते हैं रिपन ने इल्वर्ट बिल पास किया। इसमें क्या किया इसने कि मतलब यूरोपियन तो कर ही सकते हैं यूरोपियंस का, और इंडियन लोग भी कर सकते हैं उनका ट्रायल, इंडियन जजेस भी यूरोपियंस का ट्रायल कर सकते हैं। थोड़ी सी इक्वलिटी करने की कोशिश की कि मतलब इंडियन लोग भी यूरोपियन और इंडियंस का ट्रायल कर सकते हैं और यूरोपियन भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो इतना इसका मतलब वो हुआ, इरेडिकेट इसे इतना किया गया, इतना विरोध हुआ इसका रिपन का, किसी ये बिल वापस लेना पड़ा है इल्वर्ट बिल, ठीक है। तो आपको, और यही मेन वन ऑफ द कॉजेज भी रहे आईएनसी के फॉर्मेशन का, ठीक है। लोगों ने देखा कि ये तो हमें इतना मतलब पिछड़ा हुआ ट्रीट करते हैं, थोड़ी सी इक्वलिटी इनसे सही नहीं जाती, तो इसीलिए मतलब इनने आईएनसी को फॉर्मेट किया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इल्वर्ट बिल किसने लॉन्च किया था, रिपन ने, जिसका 1880 से 84 तक रीन रहा, ठीक है। इसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है, और ये फैक्ट्री एक्ट भी लाया, ठीक है। और आगे देखते हैं। अच्छा, जैसे हमने आईएनसी देखा था, ठीक है। आईएनसी का फॉर्मेशन का मेन रीजन क्या रहा, इल्वर्ट बिल, ठीक है। इल्वर्ट बिल रहा, तो सही, ठीक है। वैसे ही 1857 रिवॉल्ट जो था उसका मेन रीजन क्या था, ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का, अच्छा देख लिया, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस पे जो थ्योरीज दी गई थी वो देखते हैं हम, ठीक है। इसको सबसे पहली थ्योरी की बात करें तो लाला लाजपत राय ने दी थी सेफ्टी वेल्व थ्योरी, ठीक है। सेफ्टी वेल्व का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे आपने कुकर देखा होगा, ठीक है, उसमें जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो उसका सेफ्टी वेल्व या फिर वेल्व मान लीजिए, वेल्व जो होता है उससे हवा निकलने लगती है, उससे गैस निकलने लगती है, और वो क्या करता है सीटी को ऊपर उठा देता है, इससे सीटी बच जाती है और उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये कुकर है, ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो इसका ये सीटी ऊपर उठ जाती है, ठीक है, और प्रेशर रिलीज कर देती है, तो उसे कहते हैं सेफ्टी वेल्व। तो उसी के तो लाला लाजपत राय के हिसाब से उनने ये थ्योरी दी कि मतलब सेफ्टी वेल्व की तरह बनाएगा कि जब भी इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा तो वो इससे कांग्रेस का यूज़ करेंगे सेफ्टी वेल्व की तरह, ठीक है। आरपी दत्त ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या कि इनने कोई षड्यंत्र के लिए ये बनाई है कांग्रेस, ठीक है, मतलब कोई षड्यंत्र के तौर पे इनने ये ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस बनवाई है, आगे चल के कोई इन पे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचेंगे, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी दी जीके गोखले ने। लाइटनिंग कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किए, ठीक है, तो अब ये रिवॉर्ड दे रहे हैं हमें, ठीक है, कि अब इन्हें भी बुरा लग रहा है तो अब ये मतलब कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर एक तरीके से, ठीक है, तो ये हमें रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है। ये किसने दी, जीके गोखले ने ये थ्योरी दी। और डफरिन जो था, जिसके रीन में हमने पढ़ा था, जिसके रीन में आईएनसी बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने इसे क्या कहा, ये मतलब इस टाइम पे क्या हुआ करता था, वाइसरॉय, ठीक है, वाइसरॉय हुआ करता था इस टाइम पे। इसने क्या कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस को, फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, ठीक है। सेडिशन का मतलब क्या होता है, अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाए तो इसका मतलब होता है राजद्रोह, ठीक है, राजद्रोह। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, ठीक है। डफरिन ने इसे फैक्ट्री ऑफ सेडिशन कहा कि राजद्रोह का कारखाना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है। कांग्रेस के बहुत सारे सेशन हुए थे पर हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले देखने हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सबसे पहला सेशन हुआ बॉम्बे में, जो कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा प्रिसाइड किया गया, ठीक है। दूसरा सेशन हुआ कलकत्ता में, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, और दादा भाई नौरोजी ने, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनने 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन प्रिसाइड किए, ठीक है। ये जितने भी नाम लिखे हैं सब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस सेशन के, और प्रेसिडेंट के रूल्स क्या थे कि जो भी जहाँ भी वो हो रहा है, जैसे बॉम्बे में हो रहा है ये वाला सेशन 1885 वाला, तो बॉम्बे का जो लीडर है मेन, वो इसका प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, ठीक है, तो वही वैसे डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने। वैसे ही मतलब ये रूल हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है, तो जितने भी है आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो वही 1887 में अगला सेशन हुआ मद्रास में, जैसे कि बैरुद्दीन त्याबजी ने वो किया, प्रिसाइड किया, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मुस्लिम टू प्रिसाइड आईएनसी, ठीक है, ये कौन थे, बैरुद्दीन त्याबजी, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम टू प्रिसाइड इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, कब, 1887 में बैरुद्दीन त्याबजी, ठीक है। और 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल में,
ने जैसे प्रिसाइड किया, ठीक है। ये कौन थे? फर्स्ट ब्रिटिशर टू प्रिसाइड, INC, ठीक है। जॉर्ज यूल थे फर्स्ट इंडियन टू प्रिसाइड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इलाहाबाद का जो लीडर होगा, ठीक है, वो इसका मतलब इस सेशन को प्रिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए जॉर्ज यूल को ऐसा प्रेसिडेंट यहाँ पे लिया गया था 1888 में। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। और ये तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशन तो वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके 3 सेंटर ही थे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में, ठीक है। 3 कंपनी उसने सबसे पहले खोली थी, तो यही 3 मेन सेंटर थे उसके, तो वही बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, वहीं पे ये हुए थे, ठीक है। ये तो याद ही हो जाएगा। अगला सेशन हुआ 1896 में, जो कि कलकत्ता में हुआ। और 1896 का तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बार वंदे मातरम गाई गई, ठीक है। वंदे मातरम गाई गई, ठीक है। और ये किसने गाया था सबसे पहली बार? रविंद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर। और इसे लिखा किसने था? आपने सुना भी होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था और इसे गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, वंदे मातरम को। सबसे पहले कहाँ गाई गई है? 1896 में कलकत्ता सेशन में, वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। अब देखते हैं 1901 में क्या हुआ। 1901 में अगला सेशन हुआ कलकत्ता में कांग्रेस का, ठीक है। और इसकी क्या खासियत है? यहाँ पे सबसे पहले मतलब सबसे पहली बार गांधी जी अपेयर हुए, ठीक है। सबसे पहली बार गांधी जी अपेयर किस सेशन में, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार गांधी जी किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में अपियर हुए? 1901 के कलकत्ता सेशन में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 1905 में बनारस सेशन हुआ, जिसको किसने प्रिसाइड किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। 1906 में कलकत्ता में हुआ, जैसे फिर से दादा भाई नारोजी दूसरी बार हो गया, ठीक है, इनने प्रिसाइड किया। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको एक और चीज़ याद रखनी है, ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ये आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं, एक मिनट ऐसे इरेज करके यहाँ लिखता हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सेशन हुआ 1907 में, जो कि सूरत में हुआ, जिसे प्रिसाइड किसने किया? RV घोष ने। और ये सूरत, ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट सेशन है 1907 का, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था, ठीक है, स्प्लिट हो गया था, इसीलिए इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है इस सेशन को, जो कि 1907 में हुआ है, 1907 में, ठीक है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल को क्या कहा जाता है? मॉडरेट्स। और गरम दल को क्या कहा जाता है? एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। मॉडरेट्स नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट गरम दल, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। कब? सूरत में, RV घोष में। 1911 में जो सेशन हुआ वो कब हुआ, कहाँ हुआ? कलकत्ता में, ठीक है। और इससे आपको क्या याद रखना है? अगला जो इंपॉर्टेंट सेशन आता है वो 1911, जो कि कलकत्ता में हुआ, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बार जन गण मन गाया गया, ठीक है, जन गण मन, ठीक है। और इसे लिखा किसने? ये तो आपको पता ही होगा, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनके पापा का नाम क्या है आपको बताना है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। 1916 में लखनऊ सेशन हुआ, जिसे अंबिका चरण मजूमदार ने प्रिसाइड किया। 1917 में कलकत्ता सेशन हुआ, जिसे एनी बिसेंट ने प्रिसाइड किया, ठीक है। एनी बिसेंट से आपको क्या याद आना चाहिए कि सबसे पहले किसने प्रिसाइड किया? सबसे पहले ऐसी कौन सी पहली महिला थी जिसने कलकत्ता क्या बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इस सेशन को प्रिसाइड किया? फर्स्ट वुमेन टू प्रिसाइड, INC,
सेशन, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू प्रेसाइड आईएनसी सेशन कौन है? आयनी बेसेंट, ठीक है। 1925 बेलगाम सेशन हुआ जो कि महात्मा गांधी ने प्रेसाइड किया, और ये एकमात्र ऐसा सेशन था जो महात्मा गांधी ने प्रेसाइड किया कांग्रेस का, ठीक है। तो आपको याद रहना है कि 1924 में ही एकमात्र ऐसा सेशन हुआ जो कि बेलगांव में हुआ, जो कि महात्मा गांधी ने प्रेसाइड किया। 1924 में कानपुर में सेशन हुआ जैसे सरोजिनी नायडू ने प्रेसाइड किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, इंडियन वुमेन टू प्रेसाइड आईएनसी, ठीक है, कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिनने कानपुर सेशन प्रेसाइड किया 1925 में, ठीक है। 1929 में लाहौर में सेशन हुआ जो कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसाइड किया। 1931 में कराची में हुआ जो कि सरदार पटेल ने प्रेसाइड किया। 1937 में फैजपुर में हुआ जो कि फिर से जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसाइड किया। 1938 में हरिपुरा में हुआ जो कि सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसाइड किया, ठीक है। और ये फैजपुर वाले से आपको क्या रखना है, ठीक है, ये पहला ऐसा सेशन था फैजपुर वाला, फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी टू हेल्ड इन विलेज, ठीक है। पहला सेशन था जो गांव में हेल्ड किया गया था, जो गांव में मतलब हेल्ड किया गया था, या फिर क्या कहते हैं उसे, हेल्ड ही कहेंगे, ठीक है। तो पहला सेशन जिसको गांव में एग्जिस्ट या फिर हेल्ड किया गया था वो था 1937 में फैजपुर सेशन, ठीक है। फैजपुर गांव में किया गया था, याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस का सेशन याद रखना है, हरिपुरा में इन्होंने सेशन लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 में, ठीक है। 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसे राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसाइड किया, ठीक है। 1946 में मेरठ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ जिसे जेबी कृपलानी ने प्रेसाइड किया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट अलग से ही दिख रहे होंगे, ठीक है, कि ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। याद तो सारे पूरे रखने, याद तो आपको पूरे रखने हैं, ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पर ये जो है आपको कैसे भी नहीं भूलना है कि जैसे कलकत्ता सेशन 1911 का जनवन आया गया, ठीक है। 1907 का सूरत स्प्लिट जो कि आरबी घोष जिसको प्रेसाइड कर दिए थे, ठीक है। और ये फैजपुर सेशन जो कि 1937 में हुआ जो कि जिसे कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसाइड किया था, जो कि पहला ऐसा सेशन था जो कि विलेज में हुआ, ठीक है। 1925 का कानपुर सेशन जो कि सरोजिनी नायडू जो कि फर्स्ट इंडियन वुमन थी जिसने आईएनसी को प्रेसाइड किया। 1924 बेलगांव जो कि महात्मा गांधी ने एक पहली और आखिरी बार प्रेसाइड किया बेलगांव सेशन आईएनसी का, ठीक है। 1917 में कलकत्ता सेशन जो कि एनी बेसेंट ने प्रेसाइड किया जो कि पहली वुमन थी जो आईएनसी को प्रेसाइड कर रही थी, ठीक है। 1938 में हरिपुरा सेशन जो कि सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसाइड किया। 1939 त्रिपुरी सेशन जो कि राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसाइड किया, ठीक है। ये सब अलग से याद रखना है, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आप इसको आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा कमेंट में, ठीक है, कमेंट में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं चैंपियंस एसएससी के, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।